नमस्कार साथियों, 107.8 FM रेडियो जय घोष पर आप हैं अपनी दोस्त समरीन के साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है विदुषी। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं साहित्य पर और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अलका अस्थाना जी। साथियों, अगर हम बात करें तो हमारी ज़िंदगी में हमारी ख्वाहिशों के लिए या हमारे मनोरंजन के लिए हम नृत्य, गायन और साथ ही साथ कला का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अपने आप को बहलाने के लिए हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक और माध्यम है जिससे आप अपने आप को व्यक्त भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आज के सिनेरियो को और पास्ट के सिनेरियो को आप जान भी सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को बता भी सकते हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अलका अस्थाना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अलका जी। जी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम जी। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे 107.8 FM जयघोष के मंच पे बुलाया और मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। जी बिल्कुल। तो मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी चलिए बात करते हैं। अलका जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि तमाम माध्यम हैं जिससे आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, काव्य भी उसमें एक है। आपकी शुरुआत कब हुई, आपने कब लिखना शुरू किया और कब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इसमें? बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगी भी कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ। मैं कॉलेज में जब पढ़ती थी तो मेरे साथ में डॉक्टर उषा सक्सेना मेरी क्लास लेती थी, मेरी टीचर थी। और उनको जब मैंने बताया कि मुझे साहित्य में रुचि है तो उन्होंने मेरी रचनाओं को देखा और मुझे आगे बढ़ाया। तो वहीं से मैंने मेरी रचना की शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात है, समाज के छोटे छोटे तबकों को जब मैंने देखा कि वो इतनी पीड़ित हैं तो मैंने सोचा मैं कैसे व्यक्त करूं। तो भाई एक ही माध्यम लेखनी होती है, तो मैंने बस अपनी लेखनी को पकड़ लिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। और उसके अलावा मेरे जो फादर थे, अभी भी उनका स्वर्गवास हो गया है, डॉक्टर, वो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। तो वो भी लिखते पढ़ते थे और वो भी समाज सेवी थे, समाज के सभी वर्ग की सेवा करते थे। वो उनका प्रोफेशन, वो मेडिसिन यानी कि डॉक्टर होने के बावजूद, आजकल तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है मेडिसिन, चिकित्सक को दिखाने जाओ तो 500 पहले कंसल्ट, वो कोई भी कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते थे और फ्री में दवाइयाँ देते थे। वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें एक बच्चा होता है जब घर में देखता है कि इस टाइप का उसके घर में माहौल है। मेरी माँ भी बहुत अच्छी हैं, वो भी बहुत ही वेल एजुकेटेड, मतलब, लेकिन उसके अलावा भी बहुत एक उनके अंदर जो एक पत्नीत्व की भावना, एक स्त्रीत्व की भावना, एक समाज के प्रति जो भावना थी, ये सब मेरी घर से पनपी। और फिर वो सीधे कॉलेज में जा कर के मैंने वहाँ देखा, सब अपने साथ की और भी लड़कियां थी जो कि गरीब थी, मैं उनको देखती थी, मैं उनको अपनी नोट्स दे देती थी, अपनी किताबें देती थी। फिर साहित्य रचने के लिए मैं एक अलग नीम के पेड़ पे नीचे बैठ कर के मैं साहित्य को रचती थी वहाँ पर। और धीरे धीरे मैं वही महिला कॉलेज की उस नीम के पेड़ के नीचे से मेरा साहित्य पनपा। कितना ज़रूरी है इंसान का संवेदनशील होना लिखने के लिए। बिल्कुल, आपको क्या सही बात कही, संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जी। तो उसका कितना इम्पैक्ट रहता है लिखने पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर व्यक्ति संवेदनशील नहीं है तो उसके अंदर मानविकता आएगी नहीं किसी के प्रति। अगर वो अंदर से निष्ठुर होगा, किसी के प्रति अगर दया की भावना नहीं है तो वो लेखन कर ही नहीं सकता है। साहित्य के लिए संवेदनशीलता तो बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई भी, मान लीजिए हमारी आजकल क्या है, हम महिलाओं पे ही आ जाते हैं, आप भी महिला और मैं महिलाओं पे ही आ जाती हूँ कि आजकल क्या है कि लड़कियों को कोख में ही समाप्त कर दिया जा रहा है। तो क्या है कि ये सब जब दर्द हम लोगों के सामने आते हैं, जब मैं देखती हूँ, या मान लीजिए किसी व्यक्ति का रैप, किसी भी लड़की का रैप हो गया है, मैं अखबारों की सुर्खियों में उसे पढ़ती हूँ तो वो दर्द मेरे अंदर समाता चला जाता है। जब वो दर्द समाता है तो वो जब साहित्य के माध्यम से बाहर आता है तो वो मैं आपको वो खुद ही स्वयं ही यही फर्क होता है। कोई उस पे प्रोज लिखता है, कोई पोइट्री लिखता है, किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड प्रोज और पोइट्री या लिखने की जो एक कला होती है, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि वो आम जनमानस के साथ जुड़ जाती है। किसी का पढ़ा हुआ आप जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको लगता है जैसे वो आप ही के लिए लिखा गया है। तो आपका पसंदीदा राइटर कौन रहा? देखिए, मेरी पसंदीदा महादेवी वर्मा जी रही। अच्छा। मैं महादेवी जी को पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, रचती भी हूँ। अच्छा। मैं उनको जीती हूँ। मैं कॉलेज पीरियड में भी महादेवी जी पे बहुत
लिखती पढ़ती थी और उनके बारे में बोलती भी थी। मैंने उनका बहुत साहित्य पढ़ा है। अच्छा। और मुझे उनकी सारी रचनाएं बहुत, मैं नीर भरी दुख की बदली, देखिए क्या भाव है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिपल, वो चीजें आज भी हमको दिखाई दे रही हैं। हम लोगों की लाइफ में जो चीजें, जो राइटर जो पहले कह गए हैं, वो आज हम लोग जी रहे हैं, वो हम लोग को दिख रहा है। या मान लीजिए निराला जी ने कहा, मान लीजिए प्रसाद जी ने कहा, प्रसाद जी ने कामायनी को रचा, ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग को दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साहित्य जो है, कहा जाता है कि समाज का दर्पण है, तो ये बात सच है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर हम अच्छा साहित्य लिखे, आजकल का साहित्य क्या है, उतना अभी मैंने साहित्य के बारे में अब उतना तो नहीं, कभी फिर हम लोगों की बात होगी, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि साहित्य रचने के लिए बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर मैं यही बात कहूँगी, बच्चे आजकल पढ़ लिख नहीं रहे हैं, बच्चे कॉन्वेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बच्चे हिंदी को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे हमारी हिंदी को कायदे से शुद्ध लिख नहीं पा रहे हैं। हमारे घर की बच्ची है या हमारी बच्ची है या आपकी बच्ची है, उससे अगर हिंदी में आप बात करिए तो उसे वो हिंदी में बात करना उतना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसके कॉलेज में, कॉन्वेंट मिशनरी स्कूलों में क्या है, वहाँ पे हिंदी को कम वरीयता दी जा रही है और वो अंग्रेजी को ज़्यादा, वो अंग्रेजी बोलना ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो ये सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि हिंदी पढ़ना और लिखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब ये हिंदी का, अभी भी हिंदी, हम लोगों ने हिंदी दिवस, एक दिन हिंदी दिवस मनाने से नहीं होता है, हिंदी दिवस को, हिंदी को जीना पड़ेगा। हिंदी में हम लोग को देवनागरी लिपि को जीना पड़ेगा, तभी हम लोग हिंदी को जानेंगे, क्योंकि हिंदी मेरी बहुत मीठी है भाई, हिंदी मेरी बहुत मीठी है सच में, लेकिन हिंदी को जाने तो कैसे जाने, तो उसके लिए हमें घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे मुझसे किसी ने कहा था कि किसी भी जबान के लिए, सिर्फ हिंदी की ही बात नहीं है, जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो भर रहा होता है आपके अंदर, बिल्कुल। और जब वो छलकता है तो आप लिखते हैं और बोलते हैं। तो जब आपको अगर किसी भी चीज, चाहे आप लिखना या बोलना अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है। तो आपने सबसे ज्यादा आपने बताया कि आपने महादेवी वर्मा को सुना है, और उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट शुरू हुआ और आपने लिखना शुरू किया। आपका केंद्र बिंदु क्या रहा लेखनी का? हमारा केंद्र बिंदु राष्ट्र के प्रति रहा। अच्छा। मैं राष्ट्र के प्रति ज्यादा समर्पित रहती हूँ। राष्ट्र प्रेम? हाँ जी बिल्कुल जी। मैं देश के प्रति बहुत भाव रखती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा देश बहुत आगे जाए। बिल्कुल। मैं जो भी कुछ अपने देश की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, इस मंच से जो भी कुछ करना चाहूंगी, अगर मुझे आप बीच बीच में बुलाती रहेंगी और हमसे किसी कार्यक्रम में बुलाती रहेंगी और हमसे आप वार्ता करती रहेंगी, तो मैं तो हर एक आपके कार्यक्रम में एक नई चीज आपके लिए लेकर आऊंगी। कैसे लेकर आऊंगी कि मैं ये कहना चाहूंगी कि कैसे अपने देश को बढ़ाया जाए। हम जैसे मान लीजिए हम गांव की महिलाओं को ले लेते हैं। अब गांव की महिलाएं वहीं तक सीमित नहीं है कि वो धान बोएं, धान काटें, धान की खली निकालें और फिर हम लोगों के सामने परोस दें, नहीं, उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। गांव में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव से ही हमारा देश पनपता है। अगर हम लोग अनाज खाएंगे नहीं, गांव से ही तो हम लोग को अनाज मिलता है, हम लोग विदेशों में बेचते हैं, ठीक है, तो कारण क्या है कि गांव से शुरुआत होना बहुत जरूरी है। भाई वो गांव में खेत खलिहानियों में काम तो करें, लेकिन उससे 4 घंटे 4 आवर्स अपनी पढ़ाई में दें, शिक्षा में भी दें। शिक्षा बहुत जरूरी है। अपनी हर बच्ची, अगर उनकी और उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये बात है कि बच्ची को मार दिया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस बच्ची को, हर बच्चा अपने लिए एक जीवन लेकर आता है, उसके अंदर भी एक कल्पनाएं होती हैं, उसके अंदर भी एक कल्पना के पंख होते हैं जिनको वो जीना चाहता है, तो हम क्यों उसे अपने कोख में मारे। बिल्कुल। वो जाती हैं और जा करके गई और उन्होंने अपने बच्चे को जा करके पेट में ही खत्म कर दिया, तो ये गलत है। गाँव में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। हाँ अलका जी, एक दौर था जब औरतें खिड़कियों से, दरवाज़ों से, दरीचों से मौसम का पता करती थी, बाहर का हाल, लेकिन अब हमने तरक्की की है, हम आज स्पेस में भी हैं, हम आज तरक्की का चिता जागता मिसाल हम दोनों लोग साथ में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मैं इसी से मुताल्लिक़ आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं को अगर की बात की जाए तो उनके सशक्तिकरण की या उनके सेल्फ डिपेंडेंट होने की जो जिम्मेदारी है वो समाज पर है, परिवार पर है, शिक्षा पर है या खुद महिला पर है? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि खुद महिला पर है।
जैसे कोई किसी को रोक नहीं सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं या मान लीजिए हम चाहते हैं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये कहे कि मुझे पति ने रोक दिया, ये कहे कि मुझे पिता ने रोक दिया, या मुझे बेटे ने, मुझे पुत्र ने रोक दिया, मुझे समाज ने या मुझे मेरे घर वालों ने रोक दिया, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। हम अगर हमारे मन में कुछ करने का जज्बा है तो हम अपनी पायलों को तोड़ करके बाहर आ सकते हैं। मुझे मेरे में इतनी शक्ति है, औरत में इतनी शक्ति होती है, महिला में इतनी शक्ति होती है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। और अभी अभी हम लोगों का शक्ति स्वरूपा का ये नवरात्र गया है, तो माँ का वो व्रत रहने से नहीं होता है। माँ एक शक्ति का स्वरूप है, माँ एक शक्ति स्वरूप है। औरत के अंदर जो शक्ति होती है वो कहीं भी नहीं। तो आपने जैसे बोला कि खिड़कियों से झांकती थी, आज वो महिला नहीं है। आज महिला खिड़कियों से नहीं, मोबाइल से झांक करके बात कर रही है, यहाँ से लेकर के बाहर इंटरनेशनल स्तर पर बात कर रही है। तो कारण क्या है कि मोबाइल से हम एक दूसरे से वार्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हाँ, हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे हम साहित्यकार हैं, हम लोग कार्यक्रम करते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने कोरोना को जिया है। कोरोना में हम लोगों ने कम से कम नहीं तो 10,000 मंचों पे साहित्य के कार्यक्रम चले हैं, और हम लोगों ने साहित्य यहाँ से लेके विदेशों तक पहुंचाया है साहित्य। ये आप समझ लीजिए। हम लोगों ने मान लो, और ये बाहर के सारे देशों में हम लोगों ने जुड़ जुड़ करके कार्यक्रम करे हैं भाई। हम लोग कोरोना पीरियड में भी खाली कितने लोगों ने तो किताबें लिख डाली कोरोना में। तो जब जो आपने कहा, तो बांधा नहीं जा सकता है, किसी को बांधा नहीं जा सकता है। अगर वो बंधना चाहेगा तो बंधेगा। बिल्कुल। ये मेरा अपनी, ये मैं महिला हूँ, ये मेरे अंदर एक अपना वो है, आप जो भी कह लीजिए। बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को अपना लिखा हुआ बिल्कुल कुछ मैं सुनाती हूँ। चलिए, मैं आपको कुछ श्रृंगार के बारे में आपसे बात करती हूँ। मैंने क्या लिखा था, देखिए वियोग श्रृंगार। आज सुनाऊं क्या लिख डालूं, आज सुनाऊं क्या लिख डालूं, मन की पीड़ा को मैं गालूं, मन की पीड़ा को मैं गालूं। शाम किरण का आना जाना, शाम किरण का आना जाना, फूलों का यूं फिर सो जाना, फूलों का यूं फिर सो जाना। भीनी भीनी निशा सुहानी, भीनी भीनी निशा सुहानी, पलकों को निदिया में पालूं। आज सुनाऊं क्या लिख डालूं, मन की पीड़ा को मैं गालूं। और देखिएगा दूसरे बंद में मैं क्या कह रही हूँ शाम से। फिर फुल्की शब्दों की जो बोली, फुल्की शब्दों की जो बोली, भौरों की मतवाली टोली, प्यासा भौरा गाता है जो, प्यासा भौरा गाता है जो, प्रेम नयन को मैं छालूं, मन की पीड़ा को मैं गालूं। मन की पीड़ा, मैं महादेवी की उस पे लिखती हूँ, मैंने आपसे बताया, मन की पीड़ा को मैं गालूं। और आखिरी बंद में मैं क्या कहती हूँ, देखिएगा। भीगे होंठ ओस में डूबे, प्रेम का देखिएगा आनंद लीजिएगा आप भी। रात में कैसे कामायनी का वो थोड़ा सा लिया है, देखिएगा। भीगे होंठ ओस में डूबे, पनियारे चांदनी डुबोए, पनियारे चांदनी डुबोए, बहकी पलके नेत्र बुलाएं, बहकी पलके, वो चांद की जब रोशनी उस पे पड़ती है तो क्या मैंने क्या दिया, जल पे पड़ रही है, तो वो चांद के पलकों से कैसे बुला रहा है, देखिएगा। पनियारे चांदनी डुबोए, बहकी पलके नेत्र बुलाएं, टपके रंग नयन से रंग लूं, क्या बात, टपके रंग नयन से रंग लूं, मन की पीड़ा को मैं गालूं। आज सुनाऊं क्या लिख डालूं, आज सुनाऊं क्या लिख डालूं। क्या बात है। अलका अस्थाना जी से बातों का सिलसिला जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और इसके बाद फिर हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों, विदुषी में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन, और हमारे साथ आज मौजूद हैं अलका अस्थाना अमृतमयी जी, जो बात कर रही हैं साहित्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ। बिल्कुल। आप अगर देखें तो महिलाओं के तब से लेकर, मतलब शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी उनमें बदलाव आए हैं, जितने भी उनकी जिंदगी में चेंजेस आए हैं, मोस्टली पॉजिटिव रहे हैं। इसमें साहित्य का कितना हाथ रहा है? साहित्य का बहुत हाथ रहा है। जब हम लोग गुलाम थे, मतलब जब हमारा देश गुलाम था, सबसे पहले महिलाएं ही बाहर निकली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने गीत लिखे। सबसे पहले आज़ाद
भारत को आज़ाद कराने के लिए महिलाएं ही मशाल लेके निकली थी, और साहित्य ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो हम लोग वहीं से चलते हैं। क्या है कि सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद कराने की बारी आई तो महिलाओं का बहुत सारे गीत लिखे गए, महिलाओं ने गीत लिखना शुरू कर दिए, राजपूतानी महिलाएं कूद पड़ी संग्राम में, और कितनों ने तो जौहर व्रत कर दिए जो कि है। और इस तरीके से साहित्य से जुड़ जुड़ करके देखिए आज देश में हमारा देश आज़ाद हो गया। अब आता है कि वहाँ जब मेरा देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ, महिलाओं को अंदर बंद करके रख दिया गया कि भैया बाहर नहीं निकलेंगी, ये वो घूंघट ओढ़ के निकलेंगी। फिर उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे करके महिलाओं ने अपने घूंघट को उठाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि बाहर निकलने की कोशिश की, शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश की। अगर उन्हें घर में उनके पिता ने बोला तो वो बेचारी तख्ती पर लिख लिख के नाम अपने तख्ती पे लिख लिख करके पहले वो फर्स्ट पास किया, मतलब घर ही में पढ़ाई करती थी। घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी उनको रामायण पाठ पढ़ाती थी, बेटा ऐसे पढ़ो, दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ एवं संकट भारी, लिखती थी तख्ती पर, लिख लिख करके, और उसके बाद वो उसको पढ़ती रहती थी। फिर उन्होंने बहुत सी महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने घर में ही शिक्षा ग्रहण की है। पहले घर में राजपूतानी जो महिलाएं हुआ करती थी वो घर में ही अपने बड़े बूढ़ों से ये रामायण महाभारत ये पूरा सब गीता वीता पढ़ती थी। वहीं से पठन पाठन शुरू हुआ। वेदों मंत्रों, जो हमारी मुस्लिम महिलाएं होती थी वो कुरान पाठ उन्होंने उर्दू पढ़ना शुरू किया। हिंदी भी पढ़ा और उर्दू पढ़ा, दोनों पढ़ा। ऐसा नहीं कि उन्होंने उर्दू ही पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का बड़ा हाथ रहा, उन लोगों ने भी आगे मतलब आने की कोशिश की, घर से निकलने की कोशिश की, और धीरे धीरे उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर 12वीं की कक्षा में, फिर उन्होंने धीरे से जो है कक्षा में प्रवेश, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने अब आज तो देख रहे हैं को एजुकेशन में पढ़ रही हैं बच्चियाँ। हमारी बच्चियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं बाहर, क्या अमेरिका में हमारी स्टडी करने के लिए मेरी बच्ची जा रही है। मैं उसे बड़ी खुशी खुशी भेज रही हूँ, क्योंकि वो जानती है क्या सही है क्या गलत है। घर में रहने से कुछ नहीं होता है। तो कारण क्या है कि सब कुछ फिर वही बात आ जाती है। बात यहाँ पर आती है कि व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे, आज महिला नहीं रह गई है, महिला खुद पुरुष को बता रही है। एक IAS बैठ करके खुद पुरुष को बताती कि जाइए ये काम इससे करिए जा करके। कितनी हमारी IAS महिलाएं हैं जो कि हम लोगों का मार्गदर्शन खुद करती हैं, पुरुषों का मार्गदर्शन करती हैं। तो महिला कहाँ पीछे है, कहीं भी पीछे नहीं है। तो मैं आपके सामने आपको भ्रूण हत्या पे एक रचना सुनाती हूँ, देखिएगा। अनुपम पीड़ा प्रेम पत्र से प्यार जताने आई हूँ, माँ मेरी सपनों में मैं अधिकार जताने आई हूँ, माँ मेरी सपनों में मैं अधिकार जताने आई। और प्रथम बंद में भ्रूण क्या कहता है, देखिएगा। नैनों में वो सपने हैं, स्पंदन वो अपने हैं, तुम हमको सहलाती, रक्त बीज से बहलाती, गर्म दीवारों में मैं रहती, गर्म दीवारों में मैं रहती, ये बतलाने आई हूँ, माँ मेरी सपनों में मैं अधिकार जताने आई हूँ, माँ मेरी सपनों में मैं अधिकार जताने आई। और हल्का हल्का जब भ्रूण होता है तो उसके फाफ निकल आते हैं। तो देखिएगा मैंने केशों को कैसे लिया है। फाफ केश के उगते हैं, होठों रंग गुलाबी है, फाफ केश के उगते हैं, होठों रंग गुलाबी है, नाखूनों के तिनके हल्के हल्के वो हैं दिखते, छींटे पीरों के सहते हैं, छींटे पीरों के सहते हैं, ये झलकाने आई हूँ, माँ मेरी सपनों में मैं अधिकार जताने आई हूँ, माँ मेरी सपनों में मैं अधिकार जताने आई। और आखिरी बंद में क्या वो रिक्वेस्ट करती है अपनी माँ से, एक नया आकार बना है माँ मेरे आ जाने से, एक नया आकार बना है माँ मेरे आ जाने से, प्रीत रीत की बहती सरता मेरे तप मिट जाने से, प्रीत रीत की बहती सरिता मेरे तप मिट जाने से,
कतरा कतरा रोया है तब, कतरा कतरा रोया है तब, औजारों से खुरचा है जब, कतरा कतरा रोया है तब, औजारों से खुरचा है जब, करुणा बौनी कत्ल हुई है ये दहकाने आई हूँ, करुणा बौनी कत्ल हुई है ये दहकाने आई हूँ, अनुपम पीड़ा प्रेम पत्र से प्यार जताने आई हूँ, माँ मेरी सपनों में मैं अधिकार जताने आई हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत। जहाँ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, आपके इस गीत से आई एम श्योर जब आपका क्या कहेंगे उसको कि आपने अभी जन्म भी नहीं लिया है और आपको तब से अपने अधिकारों के लिए कहना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। ये स्ट्रगल आप देख सकते हैं एक महिला की ज़िंदगी में कब से शुरू हो जाता है। जब वो इस दुनिया में आती भी नहीं है तब भी उसे बाहर आने के लिए एक डर, एक सहम जिसको कहते हैं सहमना, वो सब उसको फेस करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आज के वक्त में एक औरत के तौर पर कितना चैलेंजिंग है अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाना? आप पढ़ते हैं, बिल्कुल सही कही है, आप चैलेंजिंग तो है। हाँ, चैलेंजिंग है और चैलेंज वो कर भी रही है। बहुत सी महिलाएं हैं जो कि अभी भी बहुत सी घरों में देखा जा रहा है कि वो नहीं निकल पा रही है महिलाएं। तो हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि वो निकलने का प्रयास करें और अपने पैरों को मजबूत करें। शिक्षा एक ऐसी कलम है या एक ऐसा पायदान जिसको कह सकते हैं जो हमको सशक्त बनाता है। तो हम उन महिलाओं के लिए भी कहेंगे जिनको घर में अभी भी सासू जी के, ननद जी के और पति जी के ताने सहने पड़ते हैं, तो उन्हें उनके लिए ईश्वर से गुजारिश करेंगे कि उन्हें मतलब कुछ मार्गदर्शन दे और वो घर के बाहर निकले और अपने पैरों को मजबूत करें। अलका जी, आपने जिक्र किया जिसमें तानों का जिक्र आया और उसमें 3 महिलाएं थीं जो एक महिला को ताना दे रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ही विचार और विमर्श की चीज़ है कि आप एकता के साथ और सपोर्ट के साथ जिस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक सामंजस्य बना के परिवार के साथ, अपनों के साथ, जहाँ पर अपने कलीग्स हैं उनके साथ आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि हमारी बातचीत हुई और मुझे आपके बारे में पता चला कि आप एक ब्रॉडकास्टर हैं, इसके अलावा आप जॉब भी करती हैं, आप लिखती भी हैं, आप मंचों से जाकर इसको सुनाती भी हैं। तो कैसे आप मैनेज करती हैं? संचालन भी करती हूँ। जी। अच्छा, तो कैसे मैनेज करती हैं? मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, मैं पता नहीं कैसे मैनेज कर लेती हूँ। बस मुझे ये लगता है कि मैं सबको साथ लेके चलूं। मेरे साथ बहुत सी कवित्रियां हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से पुरुष भी हैं जो कि कवि हैं और वो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं अलका जी वो कार्यक्रम है, तो मैं ऑफिस किसी तरह मैं रात में कभी रात में 10 बजे भी पहुंचती हूँ घर, फिर जाके मैं अपना खाना पीना जो भी है करती हूँ, फिर सुबह मुझे ऑफिस जाना होता है, लेकिन मैं सब मैनेज करती हूँ। क्या बात मुझे है। अच्छा लगता है, जैसे मैं आज आपके साथ मैनेज कर रही हूँ। नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मैंने एक हंसाने की बात कर ली। जी। और आज से नहीं जैसे अभी आप यहाँ के बाद कर लेते हैं। नहीं तो हमारी तो दोस्ती है ये। यहाँ के बाद जो है आप आई एम श्योर कहीं और भी आपकी कुछ मसरूफियत है और बिजी होने वाली हैं आप, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ और जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को जो लोग लेखनी में आना चाहते हैं, लेखन करना चाहते हैं, साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए टिप्स दें। मैं उनके लिए टिप्स देती हूँ कि वो सबसे पहले तो मस्ती से रहें। एक बात, दूसरी बात अपने को मजबूत करें शिक्षा से। महिलाओं की बात हो रही तो मैं शिक्षा को नहीं पीछे छोड़ूंगी, शिक्षा से जुड़े रहें। दूसरी बात, बच्चे जो है मेरे वो पढ़े लिखे जरूर, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़े लिखे जरूर। और साथ में क्या है कि एक दूसरे का सपोर्ट करें। ये नहीं कि अगर हम आगे बढ़ गए तो पीछे वाले को ढकेले ना, सबको लेके चले। जैसे मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास करते हुए चलो, है ना। तो चलिए मैं आपको एक गीत गंगा मैया पे यहीं पे मैं अपने उसको कर दूंगी। मैं गंगा मैया से पे गीत आपको एक बंद का सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बिल्कुल। गंगा मैया निर्मल धार मन निर्मल हो जावे, श्वेत सरल ये धारा ऐसी मन को बहुत लुभावे। गंगा मैया हो गंगा मैया, गंगा मैया निर्मल धार मन निर्मल हो जावे, श्वेत सरल ये धारा ऐसी मन को बहुत लुभावे। गंगा मैया हो गंगा मैया। वाह,
क्या बात है। धन्यवाद। जैसे कि अलका अस्थाना जी अमृतमयी ने अभी हमसे चर्चा की और बातचीत की कि सब साथ बढ़ें और सबका साथ आगे बढ़ें, सबका ये साथ, सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आप हमारे साथ आई स्टूडियो में, हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जय हो।